अब एक और बड़ी खबर आ रही, मैं वो लोगों को दे दूं। एक बड़ी खबर जयदीप सिंह बुंदेला ने अपडेट की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के बंधकों के परिवार ने नेतन्याहू से मिलने के लिए वक्त मांगा, समय मांगा, तो नेतन्याहू ने मना कर दिया और कहा कि अब हम बंधकों के परिवारों से नहीं मिलेंगे। इससे लगता है कि नेतन्याहू को अपनी जान का खतरा है। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर कि नेतन्याहू अब लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया है और उन्हें अपने लोगों से, और मैं और इससे आगे बढ़कर बताऊं, अब नेतन्याहू को फौज के लोगों से, अपनी फौज के लोगों से भी खतरा लाक हो गया। और यही वजह है कि उन्होंने अपने जासूस जो है मुकर्रर कर दिए हैं ताकि जो फौज है उसके हरकत सकनात पर नजर रखी जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी बगावत हो और फौजी उन पर अटैक कर दे। तो ये सूरत पैदा हो गई। क्या लग रहा है ऐसी सूरत में दो चीजें, क्या रोमान हाफी साहब, इजराइल की पोजीशन क्या होने जा रही, दूसरा क्या इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए क्या ईरान जो है मौके का फायदा उठाएगा। और जो बात कही जा रही सामने आ रही है कि हिजबुल्ला और इधर हमास, उधर हूती और इधर ईरान, इनके पैदल लड़ाके जो है वो इजराइल में घुसने जा रहे हैं। क्या क्या इसमें क्या लग रहा है, मौके का फायदा उठाएंगे या क्या क्या शक्ल सूरत होगी? रोमान हाशमी साहब, उसके बाद बसीर अहमद साहब पाता हूं। देखिए, जो पैदल आर्मी एंटर करेगी अलायंस की एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की, ईरान समेत हौती या इराकी शिया मिलिशिया या फिर हिजबुल्ला, ये बात मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, इसलिए कि इजराइल का एयर पावर इतना स्ट्रांग है, वो अमेरिका का कॉपी कैट करता है। जिस तरह से आप देखिए वेस्ट साउदर्न लेबनान का 30% एरिया को उसने गजा बना दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, मलियामेट कर दिया, मस्मार कर दिया है। आपको लगता है कि जितना उसका स्ट्रांग और वो भी अमेरिकन एयरफोर्स का सपोर्ट हासिल है, वो भी ब्रिटिश एयरफोर्स का सपोर्ट हासिल है। जो अटैक इजराइल ने किया था 100 मिसाइल का, खबर आई तो निकल कर कि ब्लिंकन अमेरिकन गवर्नमेंट ने या होम सेक्रेटरी ने सऊदी अरब को कहा कि अमेरिकन एयरफोर्स सऊदी एयर स्पेस की मांग कर रही है ताकि वो अमेरिकन ईरानी ड्रोन मिसाइल को सऊदी एयर स्पेस में ही मार गिराए। तो उनके ऑफिशियल कहते हैं कि इस पे तो बिन सुलेमान साइन करेंगे। जब फिर बिन सुलेमान को कहा गया और बिन सुलेमान ने साइन किया और अमेरिकन एयरफोर्स ने सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरानियन मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया। तो सपोर्ट तो सऊदी गवर्नमेंट का भी है, एयर स्पेस प्रोवाइड किया, और जॉर्डन ने भी प्रोवाइड किया, और साथ ही जबरदस्ती स्पेस को इस्तेमाल किया। इराक में अमेरिकन हवाई अड्डे को इस्तेमाल किया, जिसका इराकी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन किया। तो इस तरह का अगर पैदल फुट सोल्जर, वो जिसको कहते हैं कि कैनन फॉडर बन जाएंगे वो। भाई आप देखिए 22 साल अगर लेबनान में गोरिल्ला वॉर फाइट किया इसने तालिबान ने इजराइल के खिलाफ, तो नेटो आर्मी क्या करती थी कि गांव में अगर वो मेडिकल कैंप लगाती थी तो कहती थी हम जानते हैं कि इस दिन में मेडिकल कैंप लगा रहे, इसमें इलाज कराने वाले तालिबानी फाइटर भी हैं, लेकिन वो मिंगल्ड हो जाते पब्लिक में, दिन में वो कहां से पता करेंगे कौन है। वो रात को अटैक करते थे। और ये आर्मी, इजराइल की आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है, और साथ में अमेरिकन एयरफोर्स जिस तरह से B-1 बम्बार उसने और डिप्लॉय किया है वहां पे, और ब्रिटिश एयरफोर्स का भी 60 बड़े बड़े कार्गो एयरफोर्स के प्लेन ब्रिटेन के लैंड किए थे इजराइल में इस ड्यूरिंग दिस लास्ट 1 ईयर फाइट। तो ये सब मिलकर के बिल्कुल जिसको भूसा बना देंगे, मतलब जिस तरह से उसने जमीन को बर्बाद कर दिया, समतल कर दिया, रेस्ट द ग्राउंड कर दिया, टर्न इनटू रबल कर दिया है, बिल्कुल जिस चांद की तरह सतह बना दिया है उसका, गजा का या साउथ लेबनान का 30% एरिया का, वैसा ही वो कर देंगे अगर फुट सोल्जर जो है वो एंटर करने की कोशिश करेंगे। वो इसमें काम है। जिस तरह से हिजबुल्ला भी, आप देखिए ना, पेट्रियट थोड़ी क्या, लेबनान का जो शीबा कैंप है, शीबा फार्म है, जिस पर कब्जा कर रखा है 40 सालों से इजराइल ने,
हिजबुल्लाह शिबा फॉरेन पे तो चढ़ाई नहीं किया। हिजबुल्लाह डिफेंसिव लाइन, उसकी जो पहाड़ है, उसके जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ी एरिया है, वह डिफेंसिव टनल बना के वो बैठा रहा, वहां उसने ट्रैप करके मारा है। इजरायली आर्मी जब एंटर की है खाइम में, 1 हफ्ता लड़ाई चलती रही, खाइम को टेक ओवर नहीं कर सका इसराइल, दूसरे शहरों को भी नहीं कर सका, आखिर रिट्रीट नुकसान उठा के वापस होना पड़ा इजरायली आर्मी को। इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई भी एक ज़हीन जनरल, ईरानी जनरल या हिजबुल्लाह के जो जो कमांडर हैं, जो नईम कासिम भी हैं, ये फैसला करेंगे कि उनके 10,000 20,000 गोइला फाइटर को बोले कि तुम शिवा कैंप फॉरम को क्रॉस करके उसको बीच करके और इसराइल के अंदर एंटर करो। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रिमोट नजर आती है। ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर होगा, और ये ब्लंडर ये नहीं करेंगे। ये सब कुछ अखबार का एक समझिए कि हाई क्रिएट करने का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, बट ये मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। किसी लीडरशिप का ये फैसला नहीं हो सकता है कि इस तरह वो फैसला करे कि पैदल आर्मी को एंटर कराए। जब इजराइल इतना कमजोर था तब तो पैदल आर्मी जॉर्डन की और इजिप्ट की और सीरिया की, ये सब का क्या हाल हुआ था, दोनों वॉर में क्या हाल हुआ था, सरेंडर कर गए थे ये सब। इसीलिए इजराइल को आप लड़ाई में फंसा के रखिए, लीड और ऑन कीजिए। जो जो हमास ने किया है, कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। सिनवार तो वसीयत करके चले गए थे कि मेरे बाद भी बहुत दबाव आएगा, इजिप्ट की तरफ से दबाव आएगा सीज फायर के लिए, लेकिन मानना मत उसे। तो ये लिंगर ऑन, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया इजरायली जनरल, चाहे मुसाद के हो चाहे रिटायर्ड जनरल हो, उसमें सीनियर जनरल ये कह रहे हैं अपने हमास ये इजराइल के फौजी को गजा में कि आप लड़ने से इंकार करो, क्योंकि वो जेनोसाइड हो रहा है वहां पे, आप जेनोसाइड में भागीदार मत बनाओ, आप इंकार को लड़ने से। इजरायली आर्मी के जनरल, रिटायर्ड जनरल ये बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अभी कहा था कि हमने जो टारगेट आर्मी को पूरा करना था आर्मी ने कर लिया, अब आर्मी इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। आप निगोशिएशन कीजिए। आपने कमर तोड़ दिया है हमास का, और सच में कमर तोड़ दिया है। ये तो हमास है या हिजबुल्लाह है, वो सेंट्रल कमांड के नेटवर्क से नहीं बंधा हुआ है। वो अपने अपने एरिया में खुद ही फैसला लेके कार्रवाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है उस ग्राउंड पर मैं बोल रहा हूँ, जो उनका पैटर्न है लड़ने का और जो उनका कमांड चेन है, उसके बारे में जो बताया जाता है, एक्सपर्ट जो बताते हैं, उस ग्राउंड पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए ये लड़ाई गोइला वार लंबा चल रहा है। तो इसमें नेतन्याहू जब पॉलिटिकल, चाहे लेबर पार्टी हो वहां पे या दूसरी जो लेफ्ट पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, इजराइल की जो डेमोक्रेट पार्टी भी है, कमजोर है, बट केनेसेट में उसके मेंबर तो हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके वहां बैठे हुए हैं, वो बहस में हिस्सा तो लेते हैं, वो सीज फायर की बात तो करते हैं, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसके लेफ्टिस्ट पार्टी डेमोक्रेट के लीडर भले लिक्विड पार्टी या राइट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग इसके जो एलाइज हैं, ये लोग इस चीज के मुखालिफ और ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं और उसी पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारी नुकसान हो रहा है, मिलिट्री लॉस हो रहा है, फिनेंशियल लॉस हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में एलिनेट हो गए हैं। आज पूरा यूरोप उनके खिलाफ हो गया है, एक्सेप्ट ब्रिटेन और जर्मनी को छोड़ के, और अमेरिका जो उनका एक नेचुरल एलाई है। बस इस 3 को छोड़ के चौथा कौन था? इटली है। देखिए इटली की मैं ये जासूसी कर रहे थे, इटली गवर्नमेंट, हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद वहां राइट विंग है, वो इमिग्रेंट के खिलाफ बात कर रही थी, लेकिन अब हटा नहीं रहे। देखिए कि इटली की पॉपुलेशन इतना कम हो गया कि इमिग्रेंट को हटाने का मतलब इकोनॉमी उसकी ठप हो गई, इकोनॉमी बैठ जाएगी। खासकर शिपिंग में जो काम कर रहे हैं इमिग्रेंट एशियन, चाहे वो अरब वगैरह हो दूसरे। ये जो बात कही है आखिर में बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया है। जिस तरह से रुमान हाशमी साहब इजराइल पिछले 4-5 दिनों से सीज फायर के लिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए। ये सीज फायर के पीछे क्या है? सीज फायर 2-4 दिन के लिए, या ये जो दबाव है, प्रेशर है अवामी, वो है, या जो इलेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये हो रहा था, या ईरान जिस तरह से हमले करने की पूरी कोशिश में है और पूरा एक घेराव किए हुए, क्या दबाव था या कोई साजिश है? हालांकि हमले अभी भी गाजा पर जारी, अभी भी बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है, वो सिलसिला नहीं रुका है।
रुमान हाशमी साहब। देखिए, शीर्ष इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके काबीना के फार राइट एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर, ये लेबनान में हिजबुल्ला से सीज फायर को लेके, एक परमानेंट सीज फायर को लेके या एक लंबे सीज फायर को लेके ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी बातचीत भी चल रही थी और वो बातचीत नाकाम हो गई। हिजबुल्ला ने इंकार कर दिया कि उसका स्टैंड वही है कि पहले हम गजा में आप सीज फायर कीजिए, फिर हमारे साथ सीज फायर होगा। हालांकि लेबनान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है या दूसरी लॉबी है, सऊदी इन्फ्लुएंस लॉबी जो है, उसको काफी ज्यादा इन लोगों ने मिलकर के दबाव बना रहे थे कि डिवीजन हो जाए, लेबनान के पार्लियामेंट में पॉलिटिकल डिवीजन हो जाए और किसी तरह से सीज फायर दबाव में आकर के हिजबुल्ला सीज फायर कर ले। लेकिन ये जो गजा में सीज फायर की बात इजराइल कर रहा है, मिस्र की तरफ से जो ऑफर आया था 2 दिन का, वो तो एक चाल है, एक जंगी चालों में से, एक इजराइल के जंगी चालों में से एक चाल है 2 दिन का सीज फायर, ताकि वो उनको लोकेट कर सके। क्योंकि आसमानों में ड्रोन से लेकर के स्पाई, चाहे अमेरिकन स्पाई प्लेन हो, चाहे ब्रिटेन का हो, ये सब इजराइल का खुद हो, ये लगातार सेंसर के जरिए फाइंड आउट करने की टनल के नीचे कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ सुराग लगे इनका, जो हॉस्टेजेस हैं उनका। और अब चूंकि मामला ये है कि इजराइल तकरीबन पूरे ही गजा पे छा गया है, उसकी आर्मी तो हर जगह मौजूद हो गई है। रफा बॉर्डर जो सेनाई इजिप्ट से मिलता है, वहां उसकी आर्मी पहुंच गई है। मतलब बैत हनून जो नॉर्दर्न गजा का बॉर्डर एरिया है, बैत हनून से लेकर के साउदर्न गजा का रफा बॉर्डर, वहां तक इजराइल की आर्मी पहुंची हुई है। और इन्होंने वहां भी, गजा में भी स्पाई इंस्टॉलेशन फिट कर दिया, जैसा उन्होंने बॉर्डर पर किया था गजा के, या फिर लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, जिसे आए दिन हिजबुल्लाह निशाना बनाता रहा है एक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के लेबनान में एंटर करने से पहले। और इसी स्पाई सर्विलेंस कैमरा और स्काई सर्विलेंस जो है, उसके बुनियाद पे वो 2 दिन का रख रहा है कि उससे वो पता कर ले कि कहाँ पे कैप्टिव्स है, किस एरिया पे है, और फिर वो 2 दिन के बाद मिलिट्री ऑपरेशन करके उन्हें रेस्क्यू करेगा। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, इजराइल जो है वो 2 आर्मी जो डॉक्ट्रिन है उस पर काम करता है और कर रहा है। एक है उसका हनीबॉल डायरेक्टिव और दूसरा है उसका दाहिया डॉक्ट्रिन। हनीबॉल डायरेक्टिव जो है वो ये है कि इजरायली सोल्जर या इजरायली, स्पेशली इजरायली सोल्जर को लेकर के ये हनीबॉल डायरेक्टिव गजा हिजबुल्लाह के ने हॉस्टेज बनाया था, उसके बाद ये इवॉल्व किया था आर्मी ने। वो ये है कि अगर दुश्मन के हाथ इजराइल का फौजी अगर लग जाता है तो उसको ही मारना है तो उसको मार दो, लेकिन निगोशिएशन मत करो हॉस्टेज का। दिस इज द हनीबॉल डायरेक्टिव। ये जो वेस्टर्न एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, जो इजराइल के पूरे आर्मी और इजराइल की पॉलिटिकल ज़ोनिस्ट पॉलिसी को जानते हैं और उसकी आर्मी डॉक्ट्रिन को जानते हैं, उनका भी ये कहना है कि इजराइल हनीबॉल डायरेक्टिव और दहिया डॉक्ट्रिन पर अमल कर रहा है। दहिया डॉक्ट्रिन के पूरे इलाके को समतल कर दो और कोई भी चीज अगर मूव करता हुआ कोई भी उसमें तमीज मत रखो कि कौन आर्मी इंस्टॉलेशन है या कौन सिविलियन इंस्टॉलेशन है। इसी को देखते हुए गजा में 36 हॉस्पिटल है, तकरीबन सभी को उसने खत्म कर दिया, बराबर कर दिया। नॉर्दर्न गजा में एक भी हॉस्पिटल नहीं बचा। एक हॉस्पिटल काम कर रहा था, उसको भी खत्म कर दिया। उसके ऊपरी मंजिल पे कल उसने शेल मारे, एक मिसाइल हमला किया है जिसमें न्यू बॉर्न बेबी भी जख्मी हुआ है। तो दिस इज व्हाट द दहिया डॉक्ट्रिन जो वो गजा में इंप्लीमेंट कर रहा है और इंप्लीमेंट कर रहा है वो लेबनान में, साउदर्न लेबनान में। और ये जो निगोशिएशन नहीं मान रहा है, जो बातचीत छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ये है उसका हनीबॉल डायरेक्टिव। और हनीबॉल डायरेक्टिव ये 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने हमला किया था, वहां भी इसने इसको माना था, क्योंकि इजरायली मीडिया में, खासकर जो लेफ्टिस्ट अखबार है हैरेट्स में और इजरायली रेडियो पर, जो हॉस्टेजेस थे जिन्हें हॉस्टेज बनाया गया था और बाद में इजरायली आर्मी से की लड़ाई में, इजरायली आर्मी और हिजबुल्लाह फाइटर की लड़ाई में वो जंग में किसी तरह से जिंदा बचे या जिंदा बची औरतें या मर्द,
उनका भी बयान आया। उनका बयान आया कि जो इजरायली हॉस्टेज मरे या जिंदा जला दिए गए, जिंदा जल गए, वो इजरायली टैंक और अपाची हेलीकॉप्टर का हमले से वो जिंदा जले, बर्न हुए, जिसके बारे में कहा कि वो अवन में जला दिया। ये वहां पे बाकायदा रिकॉर्ड में इसराइल में आया है, हायट्स ने स्टोरी की है, वहां के रेडियो पे, इजरायली रेडियो पे, ऑडियो रेडियो पे ये आया। रेडियो ऑडियो ही होता है बट एफएम टाइप का जो रेडियो, उस पे ये एक लेडी था, उसका इंटरव्यू था कि मैं कैसे फंसी थी, कैसे मैंने देखा टैंक आ गया इजरायली और उसने शेल मारा, किस तरह से बच के मैं भागी और ऊपर से इजरायली हेलीकॉप्टर अपाची आ गया, उसने मिसाइल मारे, फास्फोरस बॉम्ब वगैरह जिससे लोग जल जाता है, उससे फायर किया। तो ये दिस इज हनीबल डायरेक्टिव जो 7 अक्टूबर को भी मिलिट्री ऑपरेशन में हमास के अगेंस्ट इजरायली आर्मी ने अडॉप्ट किया था, और इसीलिए वो हॉस्टेजेस को छुड़ाने में नेतन्याहू यकीन नहीं रख रहा है। वो जो अरब लीडरों ने भी जो उन्हें समझाया था, चाहे सीसी ने, चाहे बिन सलमान ने, चाहे जॉर्डन के किंग ने, कि इनको खत्म कर दीजिए, हमास को छोड़िए नहीं, दे आर ब्रदरहुड, जैसा प्रोफेसर ने भी कहा, इख्वान मुस्लिमीन के लोग हैं, उनको बिल्कुल खत्म फिनिश कर दीजिए और पीएलओ से आप बात कीजिए। ये नेतन्याहू जो है ये हनीबल डायरेक्टिव और दैया डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा है, और आर्मी इससे बेजार मालूम पड़ रही है। इसीलिए आर्मी बार बार कह रही है कि अब आप नेगोशिएशन कीजिए, बातचीत कीजिए, और पीस कीपर से, जो हॉस्टेजेस की फैमिली से नेतन्याहू ने मिलने से इनकार जो किया है, उस वजह कर एक लेडी जो है उसका बयान आया सामने। उसने कहा कि उसने डायरेक्ट कतर से अपील किया है कि कतर बात करे हमास के लोगों से, जो उसके रिलेटिव्स, चाहे बेटा या हस्बैंड, जो भी कैप्टिव्स हैं हमास के हाथों, उसको वो छोड़े हमास। वो निराश हो गई, वो लेडी मायूस हो गई अपने प्राइम मिनिस्टर से, उसने कतर गवर्नमेंट से अपील किया है। तो ये सिचुएशन है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर ना सिर्फ खत्म है बल्कि जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखाधड़ी, और खास करके जो इंटेलिजेंस ऑफ, जो नेतन्याहू ने जंग को लिंगर ऑन करने के लिए अपने ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन, सेक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करवाया, और उसी के 2 लोग के अरेस्ट भी हुए हैं। एलिजिली वो कहा जाता है कि सिनवार का एक पूरा लेटर है, और ताकि वो दिखाए अपने अवाम को, जिसको हैरेट्स के पब्लिशर ने कहा कि ये बिल्कुल धोखा है, फ्रॉड है, ये लेटर, ये बना बनाया लेटर है, जिसको जानबूझ करके बहुत ही सीक्रेट बता के लीक करवाया है नेतन्याहू ने, ताकि वो बताए कि हमास का एजेंडा क्या है, और हमास सीज फायर को कायल नहीं है, हमास फिलिस्तीनी स्टेट को कायल नहीं है, ताकि हम जंग लंबा कर सके। और जिसमें उस पब्लिशर ने कहा हैरेट्स के कि जो भी कर रहा है हमास, उसने ये भी लिखा था कि हमास फ्रीडम फाइटर है, और ये फ्रीडम फाइटर वर्ड पे ये रहा कि अपने पब्लिशर को, हैरेट्स अखबार को ही मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 3-4 मिनिस्ट्री ने हैरेट्स से रिश्ता तोड़ लिया कि इनको किसी भी तरह का एड नहीं देना है, किस तरह पीआर वर्क, जो पीआर एडवर्टीजमेंट होता है, पब्लिक नोटिस एडवर्टीजमेंट होता है, ये नहीं देना है, इन्हें बजट नहीं देना है एडवर्टीजमेंट का, गवर्नमेंट का 3-4 मिनिस्ट्री ने। तो आखिर में हैरेट्स ने उस पब्लिशर को सैक्ट कर दिया अपने बोर्ड से, परसों की खबर है। तो नेतन्याहू का इंतजार उसके जेल का सलाखे कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही वो जाएंगे। बिल्कुल। जी जी जी, और लेबनान में भी। जी बिल्कुल। बशीर साहब, बस चूंकि टाइम हो गया है, मैं आप पास आखिरी कमेंट के लिए, और उसके बाद आखिरी 30 सेकंड का रोमान साहब से। हमारे जयदीप सिंह बुंदेला, हमारे इस प्रोग्राम में एक अलग से भी डिबेट चलती रहती है, आपस में सवाल जवाब, तो वो बड़ी दिलचस्प होती है, मैं पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। अब यहाँ जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अनिल शर्मा से सवाल किया है, उनकी अलग डिबेट है। संस्कृत लिखा कि शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावई संता, पूजई विप्र सकुल गुणहीना, शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। शर्मा जी, इसका अर्थ बताओ कहां गए? अब शर्मा जी ने तो बताया नहीं, लेकिन सलीम साहब ने जरूर बताया है कि शाप देने वाले और मारने वाले व्यक्ति की भी संत हमेशा प्रशंसा करते हैं,
यदि वह ब्राह्मण है, चाहे वो गुणहीन ही क्यों ना हो, लेकिन संत वेदों के ज्ञाता और गुणवान शूद्र की पूजा नहीं करते। तो इस तरह से ये जवाब तो मैं बड़ा दिलचस्प लगता है। मुमताज भाई, मुझे लगता है इन्होंने मनुस्मृति को कोट किया है, ये जिस तरह का सलूक है मनु का लग रहा है मुझे ये। और ये बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि ये ज्यूस जो है ये भी एक ब्राह्मण क्लास है, मनुवादी क्लास है। एक जानते कोई भी इंसान जो है, जिस तरह से कोई ब्राह्मणों का था, कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, मतलब हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू कन्वर्जन ब्राह्मणों ने मना कर रखा था, और ज्यूस में भी यही बात है। और दूसरी बात यह कि अपने को चूजन पीपुल कहते हैं, लाइक मनु डॉक्ट्रिन,